नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज का दिन कैसा बीता आपका। बहुत सारी खबरें हैं आपके साथ साझा करने के लिए। उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी खबर है जो जीएसटी से संबंधित है। उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आज 42वीं मीटिंग हुई थी जीएसटी काउंसिल की, जिसमें केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने इस साल का जो कॉम्पेंसेशन वो जो 20,000 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं वो राज्यों में बांट दिए जाएंगे, उन्हें वितरित कर दिए जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है। ये बात कही गई थी जब जीएसटी लागू किया गया, तो ये हमें पता था कि जीएसटी को लागू करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो सरकार ने ये कहा था, केंद्र सरकार ने, कि अगर किसी भी राज्य को ये दिक्कत आती है तो वो एक सेस देंगे, यानी कि एक कॉम्पेंसेशन कर के रूप में, कॉम्पेंसेशन सेस उपकर के रूप में वे उसे राज्यों को बांटेंगे। और आप जानते हैं कि ना केवल ये जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी परेशानियां आई हैं, परंतु इसके अलावा जो कोविड है उसकी वजह से भी जो जीएसटी कलेक्शन है वो राज्यों के लिए बड़ी मुश्किल बनी है। बहुत कम इस वक्त कलेक्शन हुआ, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थिति है उसके हिसाब से आप जानते हैं कि हर चीज जो है उस पर मार पड़ी है। परंतु जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने अब तक राज्यों को उनका हिस्सा नहीं दिया, और मैं आपको बता दूं, आप जब कोई सामान खरीदते हैं, आप अगर कोई फोन खरीदते हैं, जैसे कि इस फोन को आपने खरीदा, तो इस फोन पे आपको टैक्स देना होता है। तो उस टैक्स का जो 50% होता है, अगर टैक्स होता है ये मान लीजिए कि 10%, तो 5% जो है वो केंद्र का होता है, 5% राज्य का होता है, मगर ये 10% जाता है केंद्र को। इस 10% में से 5% फिर केंद्र जो है वो राज्यों को भेजती है कलेक्शन के बाद। और आपने सुना होगा कि सभी राज्य इस बारे में बार बार कह रहे हैं कि उन्हें ये जो जीएसटी का उनका हिस्सा है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आज ये बहुत बड़ी खबर है, अब देखना है कि ये कब तक लागू होता है। उन्होंने कहा कि आज रात को जो कॉम्पेंसेशन सेस है 20,000 करोड़ रुपए का, वो मतलब जो इकट्ठा हुआ है उसको जो है सारे राज्य सरकारों को बांट दिया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया है कि 24,000 करोड़ रुपए, 24,000 करोड़ रुपए जो पहले राज्य सरकारों को देने की बात कही जा रही थी, जो उनका हिस्सा है, जिसको जो उन्हें कम मिला था पहले, वो भी इस हफ्ते के एंड तक, मतलब इस हफ्ते के अंत तक उसे भी वितरित कर दिया जाएगा। तो कुछ राहत हमारी राज्य सरकारों को मिलेगी, क्योंकि राज्य सरकारें जो हैं वो अपने कर्मचारियों को इसी से उनकी जो खर्चा है, उनका जो सैलरी है वो देती है। तो ये जो है 42वीं, सोचिए जरा, इतने अभी तो शुरुआत ही हुई थी, 1 साल कुछ ही तो हुआ है, और इन्होंने 2 साल हो गया, 2 साल। तो इन्होंने 42वां जीएसटी काउंसिल की मीटिंग इनकी हुई थी आज सवेरे, और उन्होंने ये भी कहा है, जो बहुत बड़ी खबर है, कि कॉम्पेंसेशन सेस जो है ये अगले 5 सालों तक बढ़ा दी गई है, कि अगले 5 सालों तक ये कॉम्पेंसेशन सेस वाली फैसिलिटी रहेगी। क्योंकि सर्वसम्मति से आज किसी निश्चय पर ये नहीं पहुंच पाए और इसे करने में ये विफल रहे, तो इन्होंने कहा है कि परिषद ने जो है, मतलब इस जीएसटी काउंसिल ने, इन्होंने कहा है कि किस प्रकार से ये जीएसटी कॉम्पेंसेशन राज्य सरकारों को दिया जाएगा, इसका निर्णय 12 अक्टूबर तक टाल दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 20-21 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जो मुआवजा था वो उस तरीके से ले लिया जो इन्होंने बताया था। मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि आप उधार ले लीजिए, उधार। तो 20-21 राज्य है, तो इनकी सरकारें भी तो हैं कितने राज्यों में, तो वो तो तैयार हो गए थे इसे उधार के रूप में लेने के लिए, लेकिन अन्य राज्य जो थे उन्होंने इस विकल्प को भी नहीं चुना और किसी विकल्प को भी नहीं चुना था, और वे चाहते थे कि केंद्र जो है वो ऋण की कमी का भुगतान जो है वो करे, मतलब वो उधार ले और वो
राज्यों को दे। तो राज्यों के ऊपर ये उधार लेने वाली बात, ऋण लेने वाली बात राज्यों को मंजूर नहीं थी। निर्मला सीतारमण जी ने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई और ये महसूस किया गया कि राज्यों के साथ आगे और वार्तालाप करने की जरूरत है, उनसे चर्चा करके किसी डिसीजन पे आने की जरूरत है। लेकिन आपको बता दूं कि उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो पूरा मुआवजा है, जो भुगतान राज्यों को किया जाएगा, उसका पूरा भुगतान किया जाएगा। और जीएसटी लागू होने के कारण जो कोविड-19 के कारण जीएसटी को लागू करने में परेशानियां आई है, उसको देखते हुए भी जो कॉम्पेंसेशन सेस है वो राज्यों को वापस कर दिया जाएगा। और जीएसटी काउंसिल ने ये भी कहा है, ये बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो जीएसटी फाइल करते हैं। उन्होंने कहा कि जो कंपनीज का टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, जिनका 5 करोड़ से कम है, उन्हें अब 1 जनवरी से केवल 8 जीएसटी रिटर्न्स एक साल में फाइल करने पड़ेंगे। मतलब उन्हें जो रिटर्न दाखिल करने पड़ते थे जिस प्रकार से हर महीने का, अब उन्हें केवल 8 जीएसटी रिटर्न्स दाखिल करने पड़ेंगे। और जैसे उन्होंने 18% का जीएसटी स्टार्टअप्स पे लगाया था, जो स्टार्टअप्स इसरो और एंटिक्स कॉरपोरेशन की सेवाओं को इस्तेमाल करते थे, उन पर भी इन्होंने ये 18% का जीएसटी हटा दिया है। जीएसटी काउंसिल जो है मतलब ऐसा ये प्रतीत हुआ था कि आज जो भाजपा शासित राज्य हैं उनके विपरीत जाके जो भाजपा शासित राज्य नहीं है, वो उनके बीच में और सरकार के बीच में बहुत कहासुनी होगी। और ऐसा मतलब किसी हद तक मैं ये कहूँ कि ऐसा हुआ तो इसमें कुछ गलत नहीं रहेगा। अब केंद्र सरकार ने 2 विकल्प दिए हैं राज्य सरकारों को। उन्होंने कहा है कि या तो 97,000 करोड़ जो है वो आप उधार ले लीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, या मार्केट से आप 2,35,00,000 रुपए का कर्जा उठा सकते हैं। तो केंद्र सरकार जो है वो उधार चुकाने का जो तरीका है उसके ऊपर भी बात कर रही है और कह रही है कि आप इसको 2022 तक वापस कर सकते हैं। तो ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपको बताना भी चाहती थी, क्योंकि सभी कोई इस बात से परेशान था और जो राज्य की सरकारें थी वो परेशान थी। अब ये देखना होगा कि इन्होंने कहा है कि आज रात तक इसको वितरित कर दिया जाएगा, मगर कुछ चीज़ों के लिए 12 अक्टूबर तक बातों को टाल दिया गया है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। इसके अलावा किसान कानून पर किसान जो हैं वो सरकार के विरुद्ध खड़े हैं इस वक्त, और वे किसी भी हाल में अपने आंदोलन को टालने को तैयार नहीं है। सरकार उनसे बात करने को तैयार नहीं है। आपने वो तस्वीर देखी होगी हमारे प्रधानमंत्री जी की, वो एक टनल का उद्घाटन करने गए और उन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ भी बोला वहां। वो उनको आदत है, पर मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं कि वो जो झूठ बोलते हैं वो क्या सच्चाई क्या है। उन्होंने ये कहा कि जिस टनल का वे उद्घाटन कर रहे थे, वे अटल जी ने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था, उसकी नींव रखी थी 2002-03 में। उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चली गई और फिर ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे इनकी सरकार आने के बाद इसमें काम शुरू किया। तो हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े झूठे हैं। मैं आपको बता दूं, इतने बड़े झूठे हैं कि ये टनल, पहली बात तो इन्होंने नई शुरुआत करी, इसका फायदा है ये ले रहे हैं, जो उनका अधिकार है, वे प्रधानमंत्री है। लेकिन आपको बता दूं, अगर ये प्रधानमंत्री होते तो शायद ये काम शुरू भी नहीं होता। अब ये देखा जाएगा कि जब तक ये हटेंगे तब तक ये कितने काम शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो इस वक्त सिर्फ सब कुछ बेच रहे हैं और जो भी काम शुरू हो रहा है वो अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। अब जानते हैं इस बात को, हम इस विषय में बोलते रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि
उस टनल को 2010 में, जी हाँ 2010 में, एग्जैक्ट तारीख शायद सितंबर की है, जब इसकी नींव रखी गई थी। जानते हैं किसकी सरकार थी 2010 में? यूपीए की सरकार थी, और उस टनल की नींव रखी थी सोनिया गांधी जी ने। इस बारे में मैंने एक वीडियो डाली है, आप अवश्य देखिएगा। अमित खरवाड़, तू है हरामी, समझा? हरामी, सुना? तेरा पूरा खानदान है हरामी, समझा? तेरे दिमाग की खिड़कियां सारी बंद है, बाहर निकल के आना, सामने आके मिलना, चप्पल निकाल के ना मारा तो कहना, समझा? समझा खाड़वाड़? आके बाहर मिल तू मुझे, फिर बताऊंगी, चौराहे पे ना मारा तो कहना तू, समझा? अब ये देखिए कि कितने बड़े झूठे हैं मोदी जी, जो कहते हैं कि उन्होंने इस टनल की नींव रखी। झूठ बोला उन्होंने देश से, और आप लोग सोचेंगे सच कह रहे हैं। मैंने इसीलिए इसके बारे में एक वीडियो डाली है। इस टनल की नींव रखी गई थी 2010 में, और सोनिया गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी। इतनी दूरदर्शिता महाशय महोदय मोदी जी आपकी तो हो ही नहीं सकती। आप तो केवल बेचने का काम करें, आप तो बेच कर उस बेटे की तरह है, उस बर्बाद बेटे की तरह है जो खुद कुछ नहीं कर सकता और केवल बाप दादा की बनाई हुई चीजों को बेच देता है। वैसे ये आपके बाप दादा की नहीं है, और आप तो अपने घर से भाग भी गए थे, है ना? आपने 35 साल भीख भी मांगी थी, परंतु आप आज जो झूठ बोल रहे हैं वो देश देख रहा है। और अगर आपने वो तस्वीरें देखी होंगी तो अवश्य देखी होंगी कि किस प्रकार से वो उस टनल में गाड़ी में जुगनू की तरह बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए जुगनू की तरह। जुगनू क्यों कह रही हूं? गाड़ी के अंदर लाइट जला दी ताकि वो जो कैमरे वाला है वो उनकी तरफ देख ले, कहीं ऐसा ना हो कि कैमरे में फोटो ना आए। बताइए टनल में कितना अंधेरा होता है। एक व्यक्ति अपने आप को कितना समझता है, कितना अहंकार है उसमें, कितना वो स्वयं को प्यार करता है, कितना वो लोगों को भ्रमित करके बेवकूफ बनाता है ताकि वो लोग उसकी बातों में आ जाएं और उसकी पूजा करें। और इस प्रकार का नेता इस देश को नहीं चाहिए। ये धब्बा है इस देश पर। इन्होंने जो कुछ किया है आज तक देश में, वो केवल और केवल वो सब कुछ बेचा है जो पिछले 67-68 सालों में बनाया गया था, न केवल कांग्रेस की सरकार द्वारा परंतु अन्य सरकारों जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, उनके द्वारा भी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी आपको कह दूं, भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में थी। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये नौकर की तरह काम कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। आपने देखा है, अगर कल को मोदी जी कुछ समय के लिए काम ना कर पाए या कुछ भी कारण हो जाए तो इनकी सरकार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कमान को संभाल सके। अमित शाह के बाद जेपी नड्डा की जो हालत है वो आपने भी देखी है। आपने वो वीडियो पता नहीं देखा या नहीं, जिसमें अमित शाह जेपी नड्डा को रास्ते से यूं हटा रहे हैं मोदी जी के साथ चलने के लिए, जबकि ये अधिकार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का होना चाहिए था। परंतु ये काम वो कर नहीं सकते क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी चाटुकार नहीं, बेवकूफ है। वो ये नहीं देख रहे कि उनकी अपनी धरती, उनकी अपनी मिट्टी खो जा रही है, उनकी अपनी पार्टी खत्म हो जा रही है। क्योंकि आप इस बात को मान के चलिए कि जब तक सत्ता संभाले बैठे हैं मोदी जी, तब तक की बात अलग है, लेकिन मोदी जी ये अवश्य करके जाएंगे कि इसके बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। आप देख लीजिए योगी आदित्यनाथ जो स्वयं को कहते हैं, मैं उन्हें अजय सिंह बिष्ट बुलाऊंगी, अजय सिंह बिष्ट को देख लीजिए कि वो मोदी जी के झांसे में भी आए। मोदी जी ने उन्हें फोन करा और ऐसे दिखाया कि जो कुछ अच्छा है वो मोदी जी की वजह से हो रहा है और जो कुछ खराब है वो
अजय सिंह बिष्ट की वजह से हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि खराब ही खराब हो रहा है उत्तर प्रदेश में। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जो महिला विरोधी, जो बच्चों की विरोधी, जो नौजवानों के विरोधी, जो किसानों के विरोधी हैं। ऐसी सरकार है जो पढ़े लिखे लोगों की विरोधी है। ऐसी सरकार है जो तानाशाही है। ऐसी सरकार है जिन्हें सत्ता संभालनी आती नहीं है, जो अहंकार में डूबे हैं। मगर इतनी खराब सरकार में भी मोदी जी के का खेल देखिए कि उन्होंने उस फोन को कर दिया, और योगी जो है उन्होंने इस बात को बता दिया आपको कि मोदी जी का फोन आया था और मैं एसआईटी का गठन कर रहा हूं। तो इस पार्टी के लिए आज सब कुछ मोदी से शुरू होता है और मोदी पे खत्म होता है। पर आप लोगों को फिर से याद कराना चाहती हूं कि याद रखिएगा कि 2019 में 2014 से भी अधिक वोट अवश्य मिले भारतीय जनता पार्टी को, मगर जिन लोगों ने वोट डाला उनमें से केवल 23 करोड़ लोगों ने उन्हें वोट दिया। 37 करोड़ लोगों ने तब भी उन्हें वोट नहीं दिया। अब ये आपको देखना है कि अब तक की सरकारों में ऐसी कौन सी सरकार आई है जिसने कार्य सचमुच किया। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ हमेशा ठीक चलता रहा, मैं ये नहीं कहती कि सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक है, मगर कम से कम हमें आज़ादी तो है। कम से कम हम आज़ाद भारत में, आज़ाद हवा में, आज़ाद सांस तो लेते रहे 1947 से 2014 तक, और उत्तर प्रदेश में 2017 तक। परंतु आप इस बात को भी देख लीजिए कि आज क्या हुआ है। आज उस आज़ादी पे खतरा है, हमारे संविधान पे खतरा है, और देश में तानाशाह के आने का खतरा है। क्या आप तानाशाह चाहते हैं? मैं अगर उत्तराखंड की बात करूं तो हर पोस्टर पे कोई लड़का मॉडल या कोई लड़की मॉडल नहीं दिखती, केवल और केवल मुख्यमंत्री उत्तराखंड दिखते हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड है, उनका आदर सम्मान है, मगर एडवर्टाइजिंग का जो फिनोमेना है, एडवर्टाइजिंग जो है वो उनके भी कुछ नियम कायदे होते हैं। एडवर्टाइजिंग में आप ऐसे चेहरों को लाते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं कि आप उन चीजों को करें जो उस पोस्टर में लिखे हुए हैं। जैसे एक साबुन अगर बेचना है तो भी कोई पुरुष मॉडल या कोई महिला मॉडल आके आपको उसके बारे में बताएगी। कोई क्रीम हो, पाउडर हो, कुछ खाने की चीज हो, खाने की चीजों में आपने देखा बच्चों को दिखाया जाता है क्योंकि वो प्रेरित करना चाहते हैं आपको। मगर आप मुझे बताइए, क्या आप प्रेरित होते हैं आदित्यनाथ की तस्वीर देखकर या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीर देखकर कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, आप मास्क पहने? कोई पढ़ता भी नहीं इन पोस्टरों को, लेकिन तानाशाह को ये खुशी होती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उसकी तस्वीर हर जगह है। और इस महामारी में आपने नोटिस किया होगा कि अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका फायदा उठाया है। इस आपदा में इस अवसर को ढूंढ लिया है कि किस प्रकार वे तानाशाही करें, किस प्रकार हर जगह अपनी तस्वीर दिखाकर आपके मस्तिष्क में उसे भर दे, पर हो नहीं पा रहा क्योंकि भारत की जनता अब थक चुकी है, भारत की जनता तंग आ चुकी है, और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी का आना किसी त्रासदी से कम नहीं हुआ। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सचमुच में त्रासदी आई थी, क्योंकि आज जिस प्रकार से चीजें हो रही हैं, जिस प्रकार से देश में हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए था। आप मुझे बताइए कि किस प्रकार से आप मनमोहन सिंह जी की बात कर रहे हैं, प्रमोद यादव जी, मैं उनकी बात करना चाहती हूँ। जब पूरी दुनिया में रिसेशन आया, जो विकसित देश है उनमें नौकरियां चली गई, तब आपने और मैंने इस बारे में बात तक नहीं करी, हमने इस बात को नहीं उठाया, और हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आपको आगे आके ये नहीं कहा कि देखो पूरी दुनिया के बुरे हाल है मगर आपके अच्छे हाल हैं, जो ये सरकार कर रही है।
कह रही है ना ये सरकार कि विकसित देशों के हाल के मुकाबले में हमारे हाल बहुत बेहतर है, बार बार कहती है आपको, परंतु समझ लीजिए कि ये आपको बेवकूफ़ बना रही है और ये कमज़ोर सरकार है, ये सक्षम नहीं है, ये अक्षम है। और इसी वजह से ये बार बार आपको इन बातों को कहती है, दोहराती है, ताकि आपके मन मस्तिष्क में ये बात घर कर जाए। इस बात को घर नहीं करने देनी, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये वो सब नहीं कर पाए जिसके लिए इन्हें चुना गया था या जो इन्होंने कहा था। मैं अगर बात करूं उस समय की जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और पूरी दुनिया में रिसेशन आया था, और आज की बात करूं तो आप देख लीजिए, हमें बार बार ये कहा गया कि इस महामारी में हमारा तरीका, हम जिस रास्ते पे हैं वो ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है और हम दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में हैं। जब विकसित देशों के इतने बुरे हाल हैं तो हमारे तो बहुत अच्छे हाल हैं। तो आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह जी ने ऐसा कहा था? कभी नहीं कहा, मगर हमें महसूस भी नहीं हुआ कि विकसित देशों में जो खतरा आया और जो बुरी तरह से उनको अफेक्ट किया, हमें छू के भी नहीं जा पाया, हमारी नौकरियां नहीं गई और हमारे जो लोग हैं उनके लिए रोजगार बनाए जाते रहे। अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जब सरकारें कमजोर होती है, उन्हें कार्य करना नहीं आता, तो वो आपको ऐसी बातें कहती है आपको भ्रमित करने के लिए। आप मुझे एक और बात बताइए कि किसानों के विरुद्ध का ये जो कानून है, क्या ये महामारी के समय में आना चाहिए था? क्या ऐसे अपरिहार्य स्थिति में, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में क्या ये आवश्यक नहीं था कि हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते, उन चीज़ों के लिए कानून बनाते कि किस प्रकार से हम और मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ाएं, हम वैक्सीन बनाने के लिए और रिसर्च में पैसा लगाएं, हम क्या क्या चीज़ें कर सकें ताकि देश की जनता को बचा सके। मगर सरकार ने ये नहीं कहा। और हर चीज़ में जैसे कहते हैं ना कि वो सरकार ने, आप लोग थके नहीं क्या जब ये सरकार के लोग बैठे हुए कहते हैं कि पिछली सरकारों ने क्या किया? तो आप लोगों ने पिछली सरकार को इसीलिए तो हटाया कि वो हट जाएंगे, ये आएंगे और ये कार्य करेंगे, पर इन्होंने किया नहीं। ये केवल आज भी पिछली सरकारों पर दोषारोपण करते रहे हैं और हर चीज को जस्टिफाई करने के लिए किसी और का चेहरा सामने करते रहे हैं। आज पैंडेमिक की लड़ाई में, इस महामारी की लड़ाई में आपको बताते हैं ये कि यूएसए का क्या हाल है, जर्मनी का क्या हाल है, इन देशों का क्या हाल है, जबकि ये विकसित देश है। तो मैं आपको पूछना चाहती हूं अब कि आप मुझे बताइए कि अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि हम पहले नंबर पे पहुंचने वाले हैं कोरोना वायरस के केसेस के मामले में भी। तो क्या अब भी आप इसी बात को मानेंगे कि किस प्रकार से हमने जो किया वो ठीक है? जानते हैं अब यूएसए, अमेरिका और भारत के बीच में जो फर्क रह गया है वो केवल और केवल 10 लाख का फर्क है। 10 लाख का फर्क। और इस बात को समझ लीजिए कि आज 15,000 से कम केस आए थे अमेरिका में और भारत में आए थे 28,000 से ज्यादा केस। तो जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं, मतलब उनके यहाँ 14, हमारे यहाँ 28, इसका मतलब समझ रहे हैं हमारे जो केसेस है वो डबल है उनके केसेस के मुकाबले आज। इसका मतलब है कि हम जल्द पहले नंबर में पहुंच जाएंगे कोरोना केसेस में। वो इसीलिए पहुंचेंगे क्योंकि हमने ठीक प्रकार से कोरोना की लड़ाई को नहीं लड़ा। और आप देखिएगा, मैं आज अभी आपको बता के जा रही हूं कि अब ये क्या कहेंगे। अब ये कहेंगे कि हमारे देश में इतने लोग हैं, इस वजह से हमारे केसेस हो गए हैं बहुत ज्यादा, परंतु हमारी स्थिति फिर भी बेहतर है बाकी देशों में से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्टिव केसेस को भी देखेंगे तो इस वक्त हमारे देश में 9.25 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। इसलिए आप लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, संभल के रहने की आवश्यकता है, इस सरकार पे भरोसा करने की आवश्यकता नहीं। जल्द मैं एक और सीरीज भी शुरू करूंगी आप लोगों से बातचीत करने की, और वो है महिला सम्मान से जुड़ा हुआ। महिला सम्मान क्या होता है? आप देखते हैं ट्रोल आर्मीज कैसे आते हैं, कैसी बातें करते हैं,
और जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, ऐसा नहीं कि मैं गाली नहीं दे सकती, पर मुझे अपशब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। परंतु अगर कोई सोचता है कि वो मुझे गाली दे के चला जाएगा, तो मैं उसको चैलेंज करती हूँ कि बाहर निकल के आ, तू फेसबुक से मेरे सामने खड़े होके गाली देने की हिम्मत है तुझ में तो करके दिखा, फिर तुझे बताऊंगी। डरती वरती नहीं हूं मैं किसी से, अपने हाथों से पकड़ के तुझे पहले पीटूंगी, फिर तेरे को पुलिस में दूंगी। खैर, तो मैं आपको जिस बात को कहना चाहती हूँ उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या है ऐसा कारण कि महिलाओं को देखकर पुरुष जो हैं वो घबरा जाते। जो सशक्त पुरुष है ना, मान लीजिए इस बात को, वो नहीं घबराते, वो गर्व महसूस करते हैं अपनी बहनों पर, उन्हें गर्व होता है अपनी माँओं पर, अपनी पत्नियों पर, अपनी बेटियों पर, क्योंकि वे सशक्त होते हैं, मजबूत व्यक्ति होते हैं। मजबूत पुरुष जो होता है वो महिला का सम्मान ही नहीं करता, वो महिला के आगे आने में उसका साथ भी देता है, और महिला जब आगे आती है तो उसका मान सम्मान भी करता है। हमारे भारत देश में चीज़ें बदल चुकी है, और मैं नौजवानों को देखती हूँ, मैं कितने नौजवानों को देखती हूँ जो महिलाओं का सम्मान ही नहीं, उनको आगे लाने में, उन महिलाओं की जो हेजिटेशन होती है उसको पार करवाने में भी कई बार देखती हूँ कि वो उनका साथ देते हैं, और तभी हम एक बराबरी का समाज बना सकते हैं। जब पितृसत्ता की बात होती है तो हमने देख लिया है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मानसिकता देखने को मिली है महिलाओं को। और कहते हैं ना, आरएसएस वाले तो महिलाओं को जानवर, पशु की तरह मानते हैं, और जो भी महिलाओं को पशु का दर्जा देता है वो स्वयं पशु होता है। इस बात को आप लोग भी याद रखिएगा। और महिलाओं का जो सम्मान करता है वो अपनी माँ का सम्मान करता है, वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छे समाज का सृजन कर रहा है, वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम उठाता है। क्योंकि आप सब मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, और आप में से बहुत सारों को मैं अपने बच्चे मानती हूँ, और इसीलिए मैं हमेशा चाहूँगी कि आप सभी आगे आए और महिलाओं का सम्मान करें। महिलाएं अगर आगे बढ़ती हैं तो उनसे घृणा ना करें। महिलाएं अगर आगे बढ़ती है, कोई भी महिला दुनिया में कहीं पे भी बढ़ेगी तो याद रखिए वो एक जगह बना रही है आपकी बेटी के लिए भी, आपकी आने वाली पीढ़ियों में जो बेटियां आएंगी उनके लिए भी। देश तभी बेहतर बनेगा जब महिला और पुरुष समान होंगे और समान अधिकार उन्हें मिलेंगे महिलाओं से। और जो गरीब है, मैं उनके बारे में भी आपसे कहना चाहती हूँ कि पैसा, मैं बार बार कहती हूँ, पैसा जो है वो हाथ का मैल होती है, कभी आती है कभी चली जाती है। इसलिए पैसे से नहीं, अपने मूल्यों से, अपने पारिवारिक मूल्यों से, जिसके लिए हम भारतवासी जाने जाते हैं, सामाजिक मूल्यों से, और समाज को बेहतर करने के लिए सामाजिक मूल्य जो अच्छे हों, जो संवेदनशीलता का परिचय देते हों, विनम्रता दिखाते हों, अच्छी भाषा दिखाते हों, भद्रता दिखाते हों, ऐसे मूल्यों को आगे बढ़ाएं, तभी देश आगे बढ़ेगा। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और दीप बैनर्जी, आपका मैं लास्ट कमेंट देख पा रही हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से विदा लूंगी आज के लिए, और दोबारा आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।